नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है वायरस। तो दोस्तों, वायरस से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं और उनके उपचार किस प्रकार से किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। एक बार बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों, आज ये आपके स्टडी 91 पे कुछ पुस्तकें दी गई, कुछ बैचेस दिए गए हैं। दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी का, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और यूजीसी नेट का। चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। वायरस जनित रोग, सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस जनित रोग कौन सा होता है। तो सबसे पहले नाम आता है एड्स का। किसका आता है दोस्तों? एड्स का आता है। तो एड्स के बारे में बताते हैं कि इस रोग को विषाणु जनित रोग कहा जाता है। और HIV, दोस्तों कभी कभी HIV जिसका पूरा नाम है, क्या है इसका पूरा नाम? HIV नाम है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? कभी कभी ये फुल फॉर्म पूरा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आखिर HIV का फुल फॉर्म क्या होगा, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। दोस्तों, यह रोग यौन संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। दोस्तों, कभी कभी आपके मन में डाउट होता है कि क्या HIV साथ भोजन करने से फैलता है? तो नहीं दोस्तों। साथ पानी पीने से फैलता है? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। HIV दोस्तों यौन संबंध बनाने से और गलत तरीके से रक्त स्राव करने से, रक्त चढ़ाने से फैलता है और नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से HIV रोग होता है दोस्तों। तो कोई भी मन में अगर भ्रम है आपके कि साथ में खाना खाने से, साथ में बैठने से या साथ में बात करने से HIV फैलता है, तो ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और ये रोग कैसा है? ये वायरस जनित रोग होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उसी में दोस्तों एक ऑप्शन रहेगा आपका क्या? एड्स। एक ऑप्शन क्या रहेगा? एड्स रहेगा। तो वायरस जनित रोग हो जाएगा आपका क्या? एड्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट है, इस रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जिसको एड्स हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। वो क्या होता है सर? यानी कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो हमारे अंदर ह्यूमनिटी पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो हमें कोई भी रोग हुआ दोस्तों, अगर छोटा सा भी रोग, सर्दी जुकाम, तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए रोगी का शरीर जगह जगह से फूल जाता है। क्या हो जाता है? और उसके लक्षण क्या है दोस्तों? रोगी का जो शरीर होता है जगह जगह से फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए एड्स बहुत ही घातक बीमारी है। अब बात करेंगे इसके उपचार की। दोस्तों, इसके उपचार है सुरामीन, साइक्लोमिलोफोरिन और रिबाइरिन तथा अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाओं का प्रयोग इस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। AZTT दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि HIV विषाणुओं को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोक कर विषाणुओं को बहुगुणिता होने से क्या करती है दोस्तों? रोकती है। ये इसका उपचार है दोस्तों। यानी कि सुरामीन और साइक्लोमेम्पुरिन और रिबाइरिन दोस्तों और अल्फा इंटरफेरॉन आदि दवाओं के प्रयोग से इस रोग का क्या करते हैं? उपचार किया जाता है दोस्तों। आप जानते हैं कि दोस्तों कि एड्स कई लोगों को हुआ है और कई लोग अच्छे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब उसका उपचार नहीं हो सकता। अब दोस्तों, हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी आगे निकल चुकी है कि इसका हर बीमारी का इलाज हमारे पास अब उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चेचक, स्मॉल पॉक्स। चेचक भी दोस्तों क्या है? वायरस जनित रोग है। चेचक भी क्या है आपका? वायरस जनित रोग है दोस्तों। अब बात करते हैं चेचक की। आखिर स्मॉल पॉक्स क्या होता है? यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। अति सूक्ष्म विषाणु होता है दोस्तों आपके चेचक का, स्मॉल पॉक्स का।
इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है दोस्तों। यानी कि आपके सारे शरीर में दर्द होना सर्वप्रथम प्रारंभ हो जाएगा। ये इसके लक्षण है। क्या होते हैं इसके लक्षण? शरीर में और सारे जोड़ों में आपके क्या कर दर्द प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद लाल लाल दाने निकल जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लाल लाल आपके दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। लाल लाल आपके शरीर में दाने निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जो बाद में फफोलों का रूप भी धारण कर लेते हैं। किसका रूप है? फिर बड़े बड़े आपके फफोले हो जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी में दोस्तों फफोले धारण हो जाते हैं लाल लाल, और आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पेन प्रारंभ हो जाता है। यानी ये किसका लक्षण है? ये आपके चेचक का लक्षण होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी बीमारी दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। ये भी बीमारी मानी जाती है। आइए जानते हैं उपचार इसका क्या है। रोगी को तक अलग रखना चाहिए दोस्तों। रोगी को क्या करना चाहिए? सभी लोगों से अलग रखना चाहिए, चाहे जब तक कि फोड़ों का सुरंग साफ न हो जाए। घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या है? उपचार क्या है? इसमें साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, और रोगी को घर के परिवार के लोगों से अलग साफ जगह पे रखना जाता है, क्योंकि उसका वायरस दोस्तों आपको भी हो सकता है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और उपचार के रूप में घर के आसपास लोगों को चेचक का टीका लगाना चाहिए दोस्तों। चेचक का जो टीका लगना है वो सभी को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को आपको लगवाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये हो गया चेचक। ये भी दोस्तों वायरस जनित रोग है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की दोस्तों। इन्फ्लुएंजा भी आपने नाम सुना होगा, ये भी वायरस जनित रोग है दोस्तों। क्या? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? इन्फ्लुएंजा पड़ा, क्योंकि ये किसके? इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। किसके नामक? इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के होता है। और इसके फ्लू भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर यानी तेज बुखार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। जो इन्फ्लुएंजा होता है दोस्तों, ये क्या होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? सर्वप्रथम इसका लक्षण ये है दोस्तों कि हमारे सिर में और पूरे शरीर में, सर्वप्रथम आपको हेड में, आपके सिर में बहुत ही तेज दर्द होगा दोस्तों। फिर धीरे धीरे सारे शरीर में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, और यह दोस्तों यह बीमारी खांसी स्टार्ट हो जाएगी। फिर तेज बुखार आपको प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आपको यह बीमारी दोस्तों क्या होती है? महामारी का भी रूप ले सकती है। तो ये भी बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। सर आपने इस बीमारी का वो तो बता दिया, लक्षण बता दिया, अब जरा इसके उपचार भी बताइए। बिल्कुल बताते हैं, आइए जानते हैं इसका उपचार क्या है। उपचार: रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए दोस्तों। कौन सी? टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, जो इन्फ्लुएंजा मरीज को दी जाती है। रोगी का पेट साफ रखना चाहिए, जिससे रोगी का पेट बहुत ही अच्छे ढंग से साफ होता है। और पोटेशियम पेरमैंगनेट का घोल से सुबह सुबह गरारा भी करना चाहिए। सुबह शाम उसको क्या करना चाहिए? गरारा भी करना चाहिए। किससे? पोटेशियम पेरमैंगनेट से दोस्तों, जिससे उसको क्या होगी? राहत मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके इन्फ्लुएंजा का उपचार था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको जानते रहिएगा आप सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी सारी पुस्तकें दी गई है स्टडी 91 में। अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट को बुक्स, आरओ की बुक्स, लेखपाल दोस्तों, ये सारी पुस्तकें फ्री डिलीवरी है। आप सभी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर भी दिया गया है 7007734525। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोलियो की दोस्तों। पोलियो की बात करते हैं दोस्तों। पोलियो की बात करते हैं। यह रोग निश्चित विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव
केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह प्रायः बच्चों को होता है। शरीर इसमें बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। दोस्तों यह किसके कारण होता है? निस्यंदी विषाणु कारण के रोग होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी, क्या दोस्तों, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी और जो आंत की कोशिकाएं होती है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों? नष्ट हो जाती हैं। और यह प्रायः बच्चों को होता है। किसको होता है? बालकों में। इसका यानी कि देखा गया है दोस्तों, पोलियो ज्यादातर बालकों पे अटैक करता है। किस पे करता है? छोटे बच्चों पे ज्यादातर अटैक करता है। तो शरीर इसमें बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है। किसका? रोग प्रतिकारक का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु क्या हो जाते हैं दोस्तों? मर जाते हैं। विषाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। और क्या होता है? रोगी पूर्णतः ठीक भी हो जाता है। इसके उपचार भी बता दिया गया दोस्तों। तो पोलियो भी दोस्तों बहुत ही खतरनाक रोग है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उपचार। इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। जो आपको दोस्तों पोलियो से टीका लगता है, वो हमेशा आपको लगवाना चाहिए। सॉक टीके, सॉक वैक्सीन, जो कि सॉक ने ही खोजी थी। किसने खोजी थी? सॉक ने ही खोजी थी। इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया था। यानी कि जो हम लोग पोलियो की ड्रॉप लेते हैं, किससे? मुंह से दोस्तों। पहले इंजेक्शन से लगी थी। एल्बर्ट सेबिन ने, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, एल्बर्ट सेबिन ने कब? 1957 में मुख से यानी मुंह से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की। किसने की? आपसे पूछा जा सकता है कि पोलियो ड्रॉप जो कि मुख से लिया जाता है, उसकी खोज किसने की? तो आप बता सकते हैं एल्बर्ट सेबिन ने की। किसने की? एल्बर्ट सेबिन ने की। और करके प्रतिरक्षीकरण को और भी आसान क्या कर दिया? और भी आसान बना दिया दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं डेंगू ज्वर। सर डेंगू ज्वर के बारे में तो मेरे सारे बच्चे जानते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं जानते, तो थोड़ा सा और भी विस्तार से जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या होता है डेंगू ज्वर। यह रोग भी विषाणु के कारण होता है। पहले तो ये जानिएगा, पॉइंट नोटेड, कि इस रोग का भी कारण क्या होता है? विषाणु होता है, वायरस होता है। इस रोग को इंडिस इजिप्ट, इंडिस लेप्रोप्रिक्स और क्यूलेपेक्स फंडिगस नामक मच्छर संचारित करते हैं। किससे करते हैं? क्यूलेक्स फंडिगस नामक मच्छर क्या करते हैं? संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है। लक्षण क्या है? तुरंत आपको क्या होगा? बुखार, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेज गति से आपको ठंड देके बुखार आना लगेगा। चेहरे पर पित्तियां निकल आएंगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, चेहरे पे क्या होता है? पित्तियां निकल आती हैं तथा सिर, आंखें, पेशियों और जोड़ों में बहुत ही जोड़ों का क्या होना है? दर्द होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। यह महामारी के रूप में भी अचानक फैलती है और यह महामारी के रूप में भी बहुत ही तीव्र गति से अचानक फैलती है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? तो आप जानिएगा, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू ज्वर को कहा जाता है। यह भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। क्या दोस्तों, जो हाइपेटाइटिस और पीलिया होता है या जॉन्डिस जिसे कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, ये भी बहुत ही खतरनाक रोग होता है दोस्तों। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो यह एक यकृत रोग है। क्या ये हमारी यकृत को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? हमारे यकृत को प्रभावित करता है, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या चला जाता है? पित्त वर्णक चला जाता है। इसमें यकृत में
पित्तवर्णक का निर्माण, इसमें यकृत में पित्तवर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। क्या होने लगता है? पित्तवर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। परंतु जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं इसका उत्सर्जन क्या करती हैं? निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पित्तवर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाती हैं। इसका अंततः क्या होता है दोस्तों? जो पित्तवर्णक होता है वह यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। पेशाब भी पीले हो जाता है, आपका जो पेशाब होता है वो भी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। खून में पित्त क्या हो जाता है? बाइल बढ़ जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, पीलिया या जॉइंटिस दोस्तों। ठीक है, आप सभी इसके लक्षण जान गए, इसका कारण जान गए दोस्तों। अब इसके उपचार के बारे में जानते हैं, क्या होता है इसका आखिर उपचार। इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? ठंडक से बचना चाहिए। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, यानी पीलिया और जॉइंटिस से बचने के लिए आपको ठंडक से बचना चाहिए। हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। बाहर की चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, तेल, ऑयली, ये सब सारी चीजें, बाहर की चीजों को आपको रोकना होगा दोस्तों। वो आपके लिए क्या होगी? घातक होगी दोस्तों। पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। रोगी तक आराम करना चाहिए। रोगी जब तक सही न हो जाए उसको आराम करना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा उसको रिलीफ मिलेगा। जब तक कि सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती, तब तक उसे रोगी को आराम करना चाहिए। रेस्ट की उसे बहुत ही आवश्यकता होती है। जॉइंटिस और पीलिया के मरीज को जितना ज़्यादा वो रेस्ट करेगा उसकी मात्रा में यह बढ़ोतरी होती जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही उसके उपचार हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हाइड्रोफीबिया या रेबीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाइड्रोफीबिया या रेबीज यह एक संघातिक रोग है दोस्तों। यह क्या है? संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। क्या होता है? संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। सर्वप्रथम दोस्तों इन्हीं जंतुओं में होता है। यानी कि रेबीज, आखिर आपसे पूछा जा सकता है कि रेबीज के होने का कारण क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कुत्ते और भेड़िया और लोमड़ी के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है दोस्तों। इनके काटने से रोग के विषाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो विषाणु होता है दोस्तों इस रोग का, जैसे ही ये काटते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ये जानते हैं। समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करने लगते हैं। किसको प्रभावित करने लगते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने लगते हैं। यह रोग दो रूप में देखने को मिलता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कितने रूपों में देखने को मिलता है? दो रूपों में देखने को मिलता है। एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज कुत्ते के भौंकने जैसे निकलती है। सोचिए कितना खतरनाक होता है कि आपको काट लिया कुत्ता, अब आप कुत्ते की तरह भौंकेंगे, जल से यानी पानी से आपको डर लगने लगेगा। ये बहुत खतरनाक रोग ये भी होता है। दूसरे में रोगी का पक्षाघात, पैरालिसिस, यानी कि पैरालाइज होने की भी चांसेस होते हैं। दूसरे रूप में तेज ज्वर, भयंकर सिरदर्द होता है तथा वॉमिटिंग करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होती है। यानी कि आपको रेबीज दो प्रकार से होता है दोस्तों। पहले तो आपको भय लगेगा, पानी से भय लगेगा, कुत्ते की तरह आप भौंकना प्रारंभ कर देंगे, उसकी तरह आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी तरह प्रवृत्त करना स्टार्ट कर देंगे, ये होता है। और दूसरे रोग में क्या होता है? आपको पैरालाइज भी हो सकता है, आपको तेज बुखार, भयंकर सिरदर्द तथा वॉमिटिंग और दोस्तों बेचैनी भी महसूस होगी। यानी कि ये दूसरा लक्षण है। तो दोनों तरह से आप परेशान रहेंगे दोस्तों। इसलिए जहां तक कोशिश हो सके रात में बहुत ज़्यादा अगर आप निकलते हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलिए और सतर्क रहिए, कहीं पीछे से कुत्ता आके आपको आक्रमण न करे, तो जिससे कि आपको रेबीज होने का हो सकता है दोस्तों। तो कुत्तों से सावधान रहिएगा, क्योंकि कुत्ते कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। क्योंकि आप अब जान गए हैं कि रेबीज कितना खतरनाक बीमारी होती है। रेबीज कितनी खतरनाक बीमारी होती है आप सभी जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है
ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपये में दोस्तों। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं नितिन सर के द्वारा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसके उपचार के बारे में जानते हैं दोस्तों। रेबीज के उपचार के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए। क्या होता है, एंटीबायोटिक जो रेबीज रोधी टीका होना है वो हमेशा हमें लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी? पॉइंट नोट माय स्टूडेंट। यानी रेबीज टीके की खोज किसने की थी, कई बार पूछा जा चुका है। लुई पाश्चर ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धो देना चाहिए। जो आपको जैसे जब कुत्ता काटता है दोस्तों तो वहाँ पे घाव बन जाता है तो उसको किससे धोना चाहिए? शुद्ध कार्बोलिक से या नाइट्रिक एसिड से उसको क्या करना चाहिए? हमेशा धोना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है, ये उसका उपचार होता है। नेक्स्ट है छोटी माता, चिकन पॉक्स। दोस्तों ये भी बीमारी वायरस जनित रोग होती है। यह रोग भी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। चेचक की तरह ही दोस्तों यह उसका छोटा रूप माना जाता है, अब इसीलिए इसे कहा जाता है छोटी माता या चिकन पॉक्स भी इसे कहा जाता है। इसमें हल्का बुखार होता है। सर्वप्रथम इसके लक्षण क्या है? आपको हल्का बुखार प्रारंभ हो जाएगा, शरीर में पित्तकियाँ वही दाने छोटे छोटे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, बाद में जल स्फोट में बदल जाती है, बाद में आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जलन होने लगेगी। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। क्या लगवाना चाहिए? जो चेचक के टीके लगते हैं दोस्तों वो हमेशा समय समय पे हमें लगवाने चाहिए तथा सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या होना है? सफाई पर विशेष ध्यान। दोस्तों छोटी माता, चेचक, इन सभी से और रेबीज, इन सभी रोगों से आप परिचित होंगे। ये रोग दोस्तों आप में से कभी किसी न किसी को हुआ भी होगा तो आप जानते हैं इसके लक्षण। चेचक और छोटी माता दोस्तों यानी बहुत ही ज़्यादा शरीर में जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, भूख नहीं लगती दोस्तों, और क्या कहते हैं एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। थोड़ी सी भी दोस्तों गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता आदमी, जहाँ भी सूर्य की किरणें अगर पड़ी, अरे बाप रे, पूरा यानी कि काफ़ी दोस्तों मुझे भी हो चुका है एक बार, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। मेन दोस्तों तो इसका सबसे अच्छा उपचार है सफाई। एकदम दोस्तों साफ सफाई होनी चाहिए। और दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें आप अवॉइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये दोस्तों इसके उपचार के रूप में देखा जाता है। पानी जितना हो सके पानी पीजिए, तो ये बहुत ही माना जाता है। और चेचक के टीके लगवाइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है खसरा, मिसलेस। खसरे की बात की जाए दोस्तों तो इस रोगों का कारक मोरबोली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायुवाहित रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? वायुवाहित रोग होता है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। किसके स्राव से फैलते हैं? नाक के स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आंख में पानी बहता है। सर्वप्रथम क्या होता है? नाक और आंख से आपके पानी बहना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इस रोग जो खसरा होता है, नाक आंख पानी, इसके लक्षण है शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ज्वर यानी बुखार, बहुत ही तीव्र गति से आपको बुखार आएगा। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने भी हो जाते हैं। इसमें भी दोस्तों 3 से 4 दिन बाद क्या हो गया? आपके लाल दाने आ जाएंगे। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। यानी दोस्तों इसमें क्या होता है, जो खसरा होता है, खसरे में भी सबसे पहले तो आपको यह रोग होता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपके नाक और आंख से पानी गिरना प्रारंभ हो जाएगा। क्या होगा? अचानक आपकी आंख और नाक से पानी, आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, हमारे आंख से और नाक से अचानक पानी गिरना, बहता कंटिन्यू गिरता रहेगा कुछ समय बाद पे। और फिर शरीर में आपके दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही तेज शरीर में दर्द होगा। उसके बाद आपको बुखार। फिर दोस्तों 3 से 4 दिन बाद आपके शरीर पे अगर आपने सही से उपचार नहीं करवाया तो आपके लाल लाल दाने भी निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके उपचार का अगर बात की जाए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को आराम करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और उबला पानी पीना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? उबला पानी पीना चाहिए, जिससे कि उसे आराम हो, और हल्का भोजन करना चाहिए।
क्या करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं गलसुआ की, मम्प्स की। गलसुआ दोस्तों, इस रोग का कारक मम्पस वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, मम्पस वायरस होता है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है दोस्तों, लार ग्रंथि प्रभावित होती है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है, यानी कि किससे होता है, लोग ये लार से प्रसारित होता है दोस्तों। और प्रारंभ में आपको झुरझुरी, सिर दर्द, कमजोरी महसूस होगी। क्या होगी, कमजोरी महसूस होगी। 1-2 दिन आपको बुखार होगा। कर्ण के नीचे स्थित पैराडाइटिक ग्रंथि में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। यानी कर्ण यानी कान आपके दोस्तों, उसके नीचे क्या होगी, पैराडाइटिक ग्रंथि के नीचे क्या आ जाए, सूजन आ जाएगी। इसके उपचार के लिए नमक के पानी की सिकाई तथा टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। गलसुआ भी दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है आपका, यानी पूरा इधर सूजन आने लगते हैं, यहाँ पे पूरे गल कान के नीचे से यहाँ से सूजन आ जाता है, तो कहते हैं गलसुआ एकदम गलगुप्पा की तरफ फूल जाता है। कभी आपने देखा होगा, अगर किसी को हुआ होगा तो। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा लार ग्रंथि प्रभावित होती है तथा इस रोग में विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है तथा प्रारंभ में ही क्या हो जाती है, झुरझुरी, सिर दर्द तथा कमजोरी महसूस। बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी फील होगी। थोड़ा सा भी आप चलेंगे, थोड़ा सा भी कुछ कार्य करेंगे, आपको लगेगा अरे यार मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया यार, तो वो फील होने लगता है इसमें, गलसुए में। और 1-2 दिन आपको बुखार होगा। क्या होगा, 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे, जैसे बुखार होगा यही कान के नीचे आपके ऐसे सूजन स्टार्ट हो जाएगा। आपने अगर कभी देखा होगा गलसुआ, तो वो गलसुआ होता है दोस्तों। सूज जाता है आपके कान के यहाँ से यहाँ तक ऐसे सूज जाता है, काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो उसका उपचार है दोस्तों नमक का पानी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नमक के पानी से उसका सिकाई करिए, जो सूजन आ जाती है। और टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाने चाहते हैं तो लगवाइए, वो भी आपके गलसुए में दोस्तों बहुत ही फायदा करेगा। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, हैंड राइटिंग कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए दोस्तों। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी पुस्तकें दोस्तों आपकी कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। आपकी ईवीएस की क्लास, आपकी सीडीपी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। 1 by 1 हम एक टॉपिक को खूब अच्छे ढंग से दोस्तों पढ़ते जाएंगे। फिर दोस्तों बीच बीच में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाते जाएंगे। और मैंने आपको बताया है दोस्तों कि अगर आपको सफलता पानी है तो उसका सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप सफलता के करीब पहुँचेंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए। उसके 2 फायदे होंगे दोस्तों। पहला, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये पता चल जाएगा अरे यार मुझे ईवीएस में कितना टाइम देना है, मुझे मैथ में कितना टाइम देना है, मुझे हिंदी में कितना टाइम देना है, मुझे संस्कृत में कितना टाइम देना है। ये आपका टाइम मैनेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आपका सारा समय मैथ ही में चला जाता है, आपका सारा समय सीडीपी में ही चला जाता है, आपका समय ईवीएस में चला जाता है। तो आपके लिए अन्य सब्जेक्ट में जैसे लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, तो उसमें आपके लिए समय ही नहीं बचता। कुछ बच्चे कहते हैं सर संस्कृत में समय नहीं मिल पाया, सर हिंदी में समय नहीं मिल पाया, सर मैथ सारा समय ले लिया। तो ऐसा होता क्यों? ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस नहीं किए होते। अगर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा यार मुझे आधा घंटा इसमें देना है, आधा घंटा इसमें देना है, आधा घंटा इसमें देना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट को आपकी आदत हैबिट पड़ जाएगी, वो आपका सही हो जाएगा। वो किससे होगा? प्रैक्टिस से होगा। और दूसरी बात, आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा दोस्तों। आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप जानते हैं कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो जब आप रिपीटेड क्वेश्चन आपको मालूम होंगे, अगर वही रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो फिर वो गलत नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए और अपनी सफलता के करीब पहुंचते रहिए। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और एक बार शेयर जरूर करिएगा। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।